दोस्तों, मैं आकाश वर्मा आप लोगों को ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने को मिल सकता है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कला और संस्कृति, उसके बाद हम देखेंगे गांधी युग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले हम कला और संस्कृति देखते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करता है या किया जाता है। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना हैं, तंजौर, कांचीपुरम और पंडनलूर। ठीक है, ये 3 घराना है। ईश्वर कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे? क से केरल और क से कथकली। तो ये जब परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क से केरल और क से कथकली। तो कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कथकली के गीतों की भाषा जो है मलयालम है। कौन सा है? मलयालम। ठीक है, 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। जब कथकली होता है तो उसमें काले वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ये जो है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, अब देखिए यहाँ मैंने अभी ऊपर बोला है क से केरल और क से कथकली, बट आपको ध्यान रखना है क में अगर कु का मात्रा लग गया और कुचिपुड़ी हो गया तो वो कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। याद रखना आपको, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, वल्लतोल नारायण मेनन और आनंद शिव रामन और माधवन कृष्ण कुट्टी कथकली के क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं। ओडिसी उड़ीसा के प्रचलित नृत्य कला का प्राचीन शैली है। ये नाम से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी जो है नृत्य मुख्यतः जो है आराधना का नृत्य है। आराधना का नृत्य है। सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिशा के प्रमुख कलाकार हैं। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य के संबंध जो है केरल से है। मोहिनी अट्टम जो है नृत्य केरल से है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल से। याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ से संबंधित है? केरल से। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है केरल से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। ठीक है, यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं यात्रा लिखा होगा, कहीं यात्रा लिखा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक बांसुरी वादक थे। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। ठीक है, और अजंता तथा एलोरा की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। नागर शैली जो है ना, उत्तर भारत के हिमालय और विंध्य के बीच के प्रचलित है। जो ये मंदिर बने होते हैं तो उनका जो ऊपरी सिरा है वो किस तरह बना होगा, या मंदिर के आगे फ्रंट कैसे बने होंगे, ये सब एक नागर शैली और बेसर शैली, इन शैलियों पे आधारित होती है। तो जो उत्तर भारत के मतलब मंदिर हैं, जो विंध्य के बीच के हैं, विंध्याचल पर्वत जो है उसके बीच के जो हैं मंदिर,
वो कौन से शैली में बने हुए हैं? नागर शैली। कौन से शैली में बने हुए हैं? नागर शैली। आपको याद रखना है। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ? नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर है वो नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। और कांचीपुरम तथा एलोरा कैलाश मंदिर जो है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ये ध्यान रखिएगा। ये कांचीपुरम, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण। इसी में आपके 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जैसे पूछता है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, और कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है, ये सब किस प्रकार के मतलब मंदिर हैं? नागर शैली के हैं कि द्रविड़ शैली के हैं? आपको एक और शैली होती है बेसर शैली। ठीक है। बेसर शैली जो है मुख्य रूप से चालुक्यों के काल में कर्नाटक में विकसित हुई थी, अतः इसे चालुक्य एवं कर्नाटक शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये कुक्कानूर कालीश्वर मंदिर और लकुड़ी का जैन मंदिर बेसर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण। उड़ीसा के मंदिरों में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ठीक है। उड़ीसा के जो भुवनेश्वर मंदिर है, लिंगराज मंदिर जो है, ये क्या है? एक उड़ीसा के मंदिरों में भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर स्थापत्य कला का एक उदाहरण माना जाता है। स्थापत्य कला का एक उदाहरण माना जाता है। ठीक है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली में स्थित जो है क्या है? कुतुब मीनार। ठीक। आगे देखते हैं गांधी युग। गांधी युग से आपको क्वेश्चन लगभग 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है। महात्मा गांधी का जो है पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था? पुतलीबाई। पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। ठीक है। और इनकी जो जन्म तिथि है वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पुण्यतिथि जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आए थे। ये भारत कब वापस आए थे? ये 1915 में। और कब गए थे यहाँ से अफ्रीका में? ये 1893 में। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए थे। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु कौन है गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही क्या जो है पहला सत्याग्रह वहाँ पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में। अगर इससे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था गांधी जी ने, तो दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में। ठीक है। भारत में जो है सबसे पहला 1917 में किया था, याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। 1906 है जो वो दक्षिण अफ्रीका का है और 1917 जो है ये भारत का। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको सर्वप्रथम महात्मा कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये इसमें ऐसे पूछतेगा असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में। ठीक है। अब 11 फरवरी 1922 में
चौरी चौरा कांड से जो दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा में जो 11 फरवरी को कांड हुआ था उससे उन्होंने दुखी होकर के क्या कर दिया, इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जलियांवाला बाग कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए इसी में कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है। पूछता है एकदम बिल्कुल एक ही ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अब गांधी जी ने जो है इसके उपलक्ष्य में केसर-ए-हिंद की उपाधि क्या है, वापस कर दिया था, लौटा दिया था। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया, नवजीवन और 1933 में हरिजन का नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन और 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में, उसके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। याद रखिएगा 1924 में क्या है, गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी कहाँ पे, कर्नाटक में जब हुआ था, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में। अब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 385 किमी यात्रा पर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या किया, शुरुआत किया। और कब ये शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। कब किया था, 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, समाप्त कब हुआ है, ये 1934 में, ठीक। और 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, 1916 में। कब किया था, 1916 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता पूछता है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 मार्च को 1931 में, ठीक है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1942 में, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को इन्होंने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 1942 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है, तो गांधी जी ने ही दिया था। और ये इसलिए पूछता है जैसे अहिंसावादी थे गांधी जी, तो लोगों को लगता है कि मतलब ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया होगा, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में क्या है, लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया था। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट, ये कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है, राजघाट दिल्ली में। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फ़कीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या कहा था, अर्धनग्न फ़कीर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।